गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पाकिस्तान में एक बार फिर मईशत के बहरान की बातें क्यों हो रही हैं, उसके बाद बात होगी कैप्टन सफदर की तकरीर और पीआईए का तैयारा कहां चला गया। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। वजीर खजाना करप्शन मुकदमात और पाकिस्तान की मईशत बहरान की जद में। मुल्क की मईशत को दरपेश मसाइल पर सिपे सालार भी बोल पड़े। पूरा जहाज लापता हो गया मगर पीआईए बेखबर रही। जिम्मेदार कौन है? फौज और अदलिया से भी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फनामा भरवाया जाए, कैप्टन सफदर का मुतालबा। मैं ये चाह रहा हूँ कि फौज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए। सवाल ये है कि इस वक्त इस मुतालबे की वजह क्या है, पूछेंगे वजीर मुमलिकत पोर्ट एंड शिपिंग चौधरी जाफर इकबाल से। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली असद उमर से। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात चौधरी मंजूर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हमने पहले भी ये जिक्र किया था कि एक तवातर सी आवाज़ें आ रही हैं, बुलंद हुई चली जा रही हैं कि मुआशी बहरान का एक सामना है पाकिस्तान को। अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी ख़तरे की निशानदेही कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि खुशहाली के ख्वाब टूटने वाले हैं, पाकिस्तान की मईशत हिचकोले खा रही है, मुल्क के वज़ीर ख़जाना अपने खिलाफ करप्शन मुकदमात में उलझे हुए हैं और मुल्क की मुआशी बहरान जो है वो बार बार एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है। खतरे की घंटियां बजाई जा रही हैं। चंद रोज कबल ISPR की जानिब से मुआशी बहरान पर तबसरा किया था। आज दोबारा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी कहा कि मुल्क को शदीद संगीन मुआशी बहरान हो सकता है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये थी कि मईशत का ताल्लुक तमाम जिंदगी की शोबों से होता है, मईशत और सिक्योरिटी का आपस में गहरा ताल्लुक है, मजबूत मईशत जारियत का सामना कर सकती है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि उन्होंने कहा कि रशिया कमजोर मईशत की वजह से ही टूट गया था। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का भी इजहार अब नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में ये कहा है कि नाकिस मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों और मालियाती खसारों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वो ये भी कह रहे हैं कि मईशत के बैरूनी इशारों में तनज़्ज़ुली नोट की जा रही है, पाकिस्तान की बरामदात में कमी आई है। खतर ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो कर्जे लिए हुए हैं उसकी अदायगी और उनमें तवाज़ुन रखना उनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं हुकूमत खुद भी बार बार कहती रही कि उनका जिक्र किया जाए। क्या वजह है कि हमें अब दोबारा डूम्स डे की हर कोई पेशगोई करता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्ट विद यू असद उमर साहब, ये तो हम तो सुन रहे थे कि एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं दोबारा और बहुत ज़्यादा बूम आया है, अब फिर बेल आउट पैकेज की बात हो रही है, तो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? जो 3 साल से हम आपको बता रहे थे कि आप बता रहे थे, आई एग्री विद दैट। मुझे इन पे भी वर्ल्ड बैंक वाला पे भी गुस्सा चढ़ता है इनकी बातें सुन के। जिन वो नाकिस पॉलिसियों की बात कर रहे थे वो नाकिस पॉलिसियां हमें नजर आ रही थी। उस नाकिस पॉलिसी का अंजाम यही होना था जो अब हमें नजर आ रहा है, और उसकी टाइमिंग भी ऑलमोस्ट हम आपको एग्जैक्ट टाइमिंग भी प्रेडिक्ट करके बता चुके थे कि ये कब आपके सामने बिल्कुल बहरान की सूरत में खड़ा हो जाएगा। तो उस वक्त जो है बात तो उस वक्त करने की थी ना, उस वक्त खतरे की घंटी बजानी चाहिए थी। अब तो तकरीबन पानी सर से गुजर चुका है। इसी वजह से मेरे जहन में हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी कहा था, एक जॉन पर्किंस ने किताब लिखी थी कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जिसमें वो बताता है कि जी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे के लिए मैं काम करता था, किस तरीके से हम मुल्कों को तरगीब देते थे कर्जे लेने की, जो हमें पता होता था कि ये कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे, और सारा मकसद ये होता था कि उनको कर्ज के दलदल में फंसा दो और फिर उनसे वो पॉलिसियां बनवाओ जो हम बनवाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इस वक्त वो होता हुआ नजर आया है। हमें नजर आ रहा है बरामदात गिर रही है, हमें नजर आ रहा है बैरूनी कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सब खामोश थे। खैर, अब वो सूरत हाल ये आ गई है कि अब सबने कहना शुरू कर दिया है। इंडिपेंडेंट मईशत के पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स पहले से कह रहे थे, और चंद माह की बात है आपने एक बेल आउट पैकेज की तरफ जाना है। आज भी तजारत के सितंबर के जो अदाद शुमार हैं वो जारी किए गए। पिछले इस जो सहमाई गुजरी है, इस साल की पहली सहमाई थी इस माली साल की,
उसमें तजारती खसारा पिछले साल से भी 30% ज़्यादा था। मतलब पिछले साल जिसको हम इतना बड़ा बहरान कह रहे थे उससे भी 30% ज़्यादा तजारती खसारा। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे मैंने कहा अफसोस की बात यह है कि मगर नॉट वेरी हैप्पीली एट ऑल, क्योंकि आखिर में तो हम सब पाकिस्तानी है ना, नुकसान तो हम सबका हो रहा है इसकी वजह से। बट यू थिंक सिर्फ इसहाक डार साहब का कसूर है? 100% इसहाक डार साहब का कसूर है। आप ज़ाहिर ये कह सकते हैं कि जी वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ थे, आखिर में तो वज़ीर ख़जाना भी उन्होंने ही लगाया, तो आप उसमें उनमें आपस में बांट दें। इन दो लोगों में मिला के 100% कसूर है। लेकिन अभी जो और भी ज़्यादा मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है कि एक तो वैसे ही बहरान सर पे खड़ा हुआ है, ऊपर आपके पास वज़ीर ख़ारजा एक ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड बैंक के साथ, मालियाती इदारों के साथ मीटिंग्स कर सके, क्योंकि वो इंडाइटेड हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है जी वज़ीर ख़जाना। और तो एक ये सूरत हाल है, दूसरे वो अपने केसेस भुगताएंगे कि वो पाकिस्तान की मईशत को बुरान से निकालेंगे, तो बहुत ही खराब। यू आल्सो बिलीव उनको रिजाइन कर देना चाहिए? 100% जी, उनको पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी नैब को कि केसेस फाइल किया जाए, उस दिन पाकिस्तान की सबसे आला अदालत कह रही थी, फरिया इदरीस नहीं कह रहे थे, कोई सियासी ओपोनेंट नहीं कह रहा था, पाकिस्तान की सबसे आला अदालत कह रही थी इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए, उसी दिन उनको अपनी कुर्सी से उठ जाना चाहिए। अभी देखिए उन्होंने खुद क्या किया हुआ है, उनके नीचे झेली इदारा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उनके पुराने दोस्त भी हैं जनाब जफर एजाजी साहब। जफर एजाजी साहब के पर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर FIR काटी गई। वो सस्पेंडेड है इस वक्त, वो दफ्तर नहीं आ सकते इस वक्त, जब तक उनकी इंक्वायरीज क्लियर नहीं होती है, फैसला नहीं आता, जफर एजाजी नहीं जा सकते। लेकिन ये असूल डार साहब अपने आप पर नहीं अपना रहे हैं। लेकिन मैं तो अब ये कहता हूँ कि चले जफर डार साहब जो हैं वो इस्तीफा नहीं देते, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, शायद खाकान अब्बासी साहब को फैसला करना चाहिए, पाकिस्तान को एक फुल टाइम वज़ीर ख़जाना दे। इसमें चौधरी जाफर साहब, हमने एक खबर सुनी कि शायद एक दो लोगों को कहा भी है ऑफ रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन कोई रेडी नहीं है PMLN में इस वक्त कि हम वज़ीर ख़जाना बन जाएं जो हालात हैं। बहुत शुक्रिया। मैं कोई उस तरह का माहिर मुआशियात तो नहीं हूँ जिस तरह से असद उमर साहब एक पढ़े लिखे। तो ये तो आपको पता होगा कि वज़ीर ख़जाना बनने के लिए किसको कहा था और किसने मना किया था? मेरे ख्याल मुझे अगर आप बात करने देंगे तो मैं इन सारी बातों का जो असद उमर साहब ने कहीं, आपने कहीं, पहले TV स्क्रीन पे दिखाई, सब की बात करूँगा। जो भी कोई बात होगी वो ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं कि हुकूमतें को छुप छुपा के और अंदर बैठ के चलाई जाती हैं। और जब भी कोई तब्दीली या कोई ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड हुई, पहले भी हुई हैं, वजारतें शफल हुई हैं, चेंज हुई हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इस्तीफ़ा पहले ही दे देना चाहिए था, बातें करते हुए कंपैरिजन पूरा सारा करना चाहिए। एहतसाब कमीशन बना था KPK में, वहाँ उन्हें चेयरमैन, उसके वो DG ना मिले, इनके अपने गुज़रा के ऊपर वो चार्ज लगा, उस पार्टी के मुतल्लिक कहा गया, फिर उसी पार्टी को दोबारा हुकूमत का हिस्सा बना। ख़ुद PTI के अंदर करप्शन का चार्ज लगा कि टिकटें बिकी, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, किसी को साइड पे हटाया नहीं। जिस कमीशन ने PTI के अंदर ये फैसला किया था उसी को PTI में से बिल्कुल पीछे धकेल दिया, हटा दिया। मईशत के इशारिये क्या कहते हैं, किसी बहुत बड़े फ़िलासफ़र का असद उमर साहब ने नाम लिया, वो क्या कहते हैं, बहुत सारे अवाम को वो नाम नहीं आते होंगे और पता भी नहीं होगा उन किताबों का, उन चीज़ों का, लेकिन इतना पता है मुझे बतौर एक आम किसान काश्तकार के कि मुझे खाद पहले से सस्ती मिल रही है, मेरी ज़राअत की पैदावार इस साल पिछले सालों से बेहतर हुई है। 10 साल ऐसा था मुल्क के अंदर, अगर ज़राअत की पैदावार मईशत के अंदर आती है कि यहाँ खाद 5500 मिल रही थी और आज वही खाद आपको 2700 रुपये मिल रही है। अगर मईशत के अंदर ये आता है कि आपके कारखाने को बिजली और गैस ना मिलने से मज़दूर घर बैठ जाए और वो चलने से आपके कारखाने चलने लगें, तो मैं किसी को भी दावत देता हूँ कि वो आ जाए, आके बैठ के देखें कि पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ साहब के दौर में कारखानों की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग कितनी थी और आज कितनी है। आप सिर्फ खाद ही खरीद रहे हैं मुझे लग रहा है और नहीं जी, बिजली से आपका सारा काम नहीं चलता। बहुत बड़ा देखें, जो चैलेंजेस थे उनमें बिजली सबसे बड़ा चैलेंज था। और फिर उसके बाद आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जब हमने गवर्नमेंट संभाली तब क्या थे और आज क्या हैं, आपको उसमें बेहतरी, वाज़ेह बेहतरी जो है वो नज़र आती है। और फिर इससे आगे अगर आप चलें, उस वक़्त आपके पिछले 5 साल कोई दूसरा मुल्क आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, और आज चाइना हो, सऊदीया हो, दूसरे ममालिक हों, वो आके बिजली के कारखाने भी लगा रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं। आई थिंक हम डिटेल आंसर लेते हैं। लेट मी गो टू चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये जो आर्मी चीफ ने आज स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा क्योंकि इसका ताल्लुक हर शोबे से है और परेशानी का इजहार है, ये कितना अहम है?
शुक्रिया फ्रिया। एक तो असद उमर साहब और चौधरी जाफ़र साहब बैठे हैं। चौधरी जाफ़र साहब ने शुरू करते हुए कहा कि मैं असद उमर साहब और आपकी बातों का जवाब दूंगा। मुझे लग रहा था कि कहेंगे कि मैंने जो चौधरी मंजूर ने बातें करनी हैं उनका भी मैं पहले ही जवाब दे दूँ। सो भाई हैं हमारे, कल ही दे दें, ठीक मुझे अगर लिख के दे देते तो चौधरी साहब मैं हाजिर हूँ, मुझे जवाब देना है, आपकी बातों का भी देना है। फरिया इदरीस जो बातें करेंगे आई एम रेडी जी। लाइटर साइड, आई एम रिप्रेजेंटिंग PMLN गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट्स माय ड्यूटी। चले अब उनकी आप बात दिल सुनते पे हैं ना जी, ले चौधरी लें, लाइटर साइड पे भी बातें होनी चाहिए, कोई इश्यू नहीं। दिल पे लेने को और बहुत सारी चीजें हैं, लाहौर का इलेक्शन, कोई बात नहीं, हमने ऐसी बड़ी भुगती है। आप लोग तो वो एक 99 में ढेर हो गए थे, अब दोबारा फिर ढेर होने वाले हैं। कोई बात नहीं, हम 5-6 बार ऐसी चीजें भुगत चुके हैं, कोई हमारे लिए मसला नहीं है। मैं मौजू पे आना चाह रहा हूँ, मैं मौजू पे आना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि इन्होंने एक, जैसे वो पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक बंदा रखा हुआ था गिलानी, हम कहते थे कि ये बिल्कुल उससे, ये इनका मुलाजिम है और ये जाली रिपोर्ट्स उनसे बनवाते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। और अब जाहिर हो गया कि इन्होंने उसको कहीं किसी जगह पे सफ़ीर लगा दिया, पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इसी तरह से ये सारी जाली जो रिपोर्ट्स थी जो पाकिस्तानी मईशत के बारे में कि फ़लाँ जर्नल में छप गई फ़लाँ, वो सारी मैनेज की जाती थी। लेकिन एक्चुअली नीचे जो मईशत थी वो तो तबाही की तरफ जा रही थी। जितने भी इशारे थे और सबसे बड़ा जोर देते थे कि देखिए स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ ऊपर जा रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारी गिरी। मतलब जो रेमिटेंसेज है उनकी क्या हालत है, जो एक्सपोर्ट्स, पहली बार पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो या खसारा जो है वो एक्सपोर्ट्स से बढ़ गया है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और इंपोर्ट्स की हालत आप देख लें। और मईशत, हम बार बार इनको कह रहे थे, असद उमर साहब, मुझे तो खैर बहुत थोड़ा पता है, लेकिन चूँकि एक सियासी कारकुन को जितना मईशत का पता होना चाहिए उतना ज़रूर पता है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त एक बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये कहते हैं बेहतर हो रहे हैं। 569 कारखाने जो हैं, टेक्सटाइल मिलें, वो बंद हो चुकी हैं। आपका लेदर का मेरे शहर में बिजनेस था वो सारा बर्बाद हो गया है। लोग कहते हैं हम फ़कीर हो गए, जो कुछ 40-50 से कमाया था वो सारे का सारा चला गया है। मेरे शहर में पावर लूम्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे, ये खाद तो हमें सस्ती कर देते हैं, सुना रहे हैं, लेकिन हालत क्या है? मक्की, आपके जो वजीर आला पंजाब है उनका बेटा जो है वो इंडिया से मंगवा रहा है, और मक्की सारे दौर में ये 500, 600, 700 बिक रही है। आलू की हालत ये है कि आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं 25%। मेरे ज़िले का, कसूर का ज़िले का आलू जो है वो सारे पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, तो बाकी जो आलू पैदा हो रहा है उसके लिए हुकूमत किधर है? ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हुकूमत को देखनी चाहिए। मईशत गिर गई है, सो इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो देखनी पड़ेगी इनको कि ये किस तरह से सारे सेक्टर्स को तबाह बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। सारे सेक्टर्स तबाह हो गए। इन्होंने मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया, सिर्फ 37% इजाफा है, पेंशनर्स को कुछ नहीं दिया, ज़रूरी टैक्स, ज़रूरी शोबा सारा तबाह हो गया है, इंडस्ट्री सारी तबाह हो गई है, स्पोर्ट्स गिर गई, और फिर कह रहे हैं कि मईशत में तरक्की हो रही है। क्या हो रही है? और मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल मईशत का इन्हिसार है सारी चीज़ों पर, जो आज आर्मी चीफ ने कहा है वो देखनी पड़ेगी। हम बढ़ के जितनी मार लें, हमारी एक्सपोर्ट्स किधर हैं? अमेरिका और यूरोप के साथ हैं। कल को उधर से कोई इशू आता है, ये बिल्कुल, हम तो पानी के प्याले पे बैठ गए। हम तो ईरान तो नहीं है कि हमारा तेल है और तेल बेचकर ब्लैक मार्केट में हम कोई गुजारा कर लेंगे। सो ये उस तरफ जा रहे हैं और इनको बिल्कुल एहसास नहीं है। अगर इसहाक डार साहब इस्तीफा दे देंगे तो इस मुल्क में, इस जमात के अंदर 4-5 लोग हैं जो उम्मीद से हैं, उनमें से कोई बन जाए। उन्होंने कौन सा आकर तीर मार लेना है? ये चंद महीने रह गए हैं और वो सारा असद उमर साहब, राइट, आपने भी कहा कि बेल आउट की तरफ जाएंगे। आपने चौधरी साहब की बातें भी सुनी, वो 1-2 रीजंस दे रहे हैं जिसकी वजह से वो समझते हैं कि मईशत बेहतर है। लेकिन आर्मी चीफ कह रहे हैं मैं सबसे पहले बिजनेस पे पेजेस पढ़ता हूँ और मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही इस वक्त। देखिए, ये जहाँ तक अच्छी चीज़ों का ताल्लुक है, चौधरी साहब बायदी भाई कह रहे थे कि वो मईशत के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं उससे नज़र आता है कि अच्छी भली दस्तरस रखते हैं, उनको समझते हैं चीज़ों को, और उन्होंने अहम अशारिये जो उनकी तरफ इशारा किया है, तो मैं उस पर बहुत क्विकली कमेंट कर दूँ। ज़राअत की बात की थी,
हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने दिखाया था कि पिछले 30 साल के अंदर किसी भी हुकूमत में सबसे कम ज़रूरी मईशत की तरक्की जो है वो इस दफ़ा की मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर की है। ज़राअत आम तौर पे मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत आती है तो ज़राअत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। सनती ख़ानदान के कारोबारी लोग हैं तो वो ज़राअत को ज़्यादा वो देखते नहीं हैं। इंडस्ट्री की उन्होंने बात की, बिल्कुल सही बात की कि जिस वक्त नौकरियाँ पैदा होती हैं, मजदूर लगता है, इस वक्त फैसलाबाद चले जाएं, इस वक्त आप कराची के टेक्सटाइल एरिया में चले जाएं, इस वक्त किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, लाखों मजदूर जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है। सरिये की कीमत के ऊपर इस वक्त इंडस्ट्री बिक रही है हमारी टेक्सटाइल की, ये हालत हो गई है। 25 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट गिर के 21 अरब डॉलर हो गई है। ये तो सबसे बड़ी तबाही तो पाकिस्तान में हुई इस इंडस्ट्रीज़ के साथ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की, आपने नोटिस किया होगा कि पहले 3 साल बहुत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात होती थी। आज बड़े दिनों के बाद मैंने मुस्लिम लीग नून वाले से किसी से इस बात का जिक्र सुना है। वो बात इसलिए बंद करनी शुरू कर दी कि हम बता रहे थे भाई ये सिर्फ कर्जे लेके कर रहे। अब सूरत हाल ये है कि 4.5 साल गुजरने के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जहां पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में और 22 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जों का है। सारे के सारे जो इजाफा हुआ है, लेकिन वो जो इजाफा भी किया था अब खसारा इतनी तेजी से हो रहा है कि जब से IMF का प्रोग्राम खत्म हुआ है, ये जो सब वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं ना वो कह क्यों नहीं, IMF का प्रोग्राम खत्म होने के बाद सिर्फ 11 माह के अरसे के अंदर 5 अरब डॉलर की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ गई। इतनी तेजी से गिर रहे हैं। So you're not impressed. I have to take a break. मैं आखिरी चीज सिर्फ एक कमेंट कर दूं जो आर्मी चीफ ने कहा था, यही हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। हम 2 साल से ये कह रहे हैं कि जिधर ये मईशत को लेके जाना ना, जिस कर्ज के दलदल में डुबो रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था उस किताब का, वो सिर्फ मईशत का मसला नहीं खड़ा होने वाला, हमारी कौमी सलामती का मसला खड़ा होने वाला है। और ये जो ट्रंप साहब ने एकदम से खड़े होकर धमकी देनी शुरू कर दी ना पाकिस्तान को, उनके सामने भी हमें नजर आ रहा है कि ये कशकोल लेके वापस आने वाले हैं। उनका मालियाती इदारों पे जो असर और रसूख है उसको अब उन्होंने इस्तेमाल करना है और पाकिस्तान को दबाव में रखना है। I'll take a break, उसके बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग। एंड वेलकम बैक। मुआशी बुरहान एक तरफ, मगर दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इलेक्शन से कबल एक वादा किया था, बहुत सारे वादे। ये तो कहा था कि इकॉनमी ठीक करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन एक और वादा एक इदारे के हवाले से किया था। लेट्स वॉच हिम। जितनी आपकी PIA के भट्टा आपका बैठ गया है, PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहां पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट, उसको आप बेचें, PIA के सारे कर्जे उतारें, PIA के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें। रूट्स आप वही रखें जो आपको चाहिए, फिलहाल बेहतरीन सर्विस दें, नए जहाज दें, एक नई एयरलाइन बनाएं। PIA ने तो एमिरेट्स को खड़ा किया, PIA ने तो सऊदी एयरलाइंस को खड़ा किया, PIA ने यहाँ पे बेशुमार दूसरी एयरलाइनों को PIA ने खड़ा किया और आज PIA सबसे पीछे। मगर इस वक्त PIA के हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मिसिंग पीपल को तो रोते थे, मिसिंग प्लेन का मामला इस वक्त PIA के सामने है। लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। हमारी कौमी एयरलाइन का मोटो है बाकमाल लोग लाजवाब परवाज, मगर इस बार PIA ने एक ऐसा कमाल किया है जिस पर सारी दुनिया हैरान और परेशान है। दुनिया भर में छोटी मोटी चीजें तो गुम हो जाती हैं, मगर PIA को ये मुनफरिद एजाज हासिल हुआ है कि इसका पूरा एक तैयारा गायब हो गया, जिसका कई माह तक किसी को इल्म ही ना हो सका। फिर मालूम हुआ कि ये तैयारा जर्मनी के अजायब घर में खड़ा है। वैसे तो PIA के कई तैयारे इस काबिल हो चुके हैं कि उन्हें अब किसी अजायब घर में ही होना चाहिए, मगर PIA की दस्तावेजात के मुताबिक ये तैयारा अभी काबिल परवाज था। इतना बड़ा तैयारा जर्मनी कैसे पहुंचा, इसकी भी किसी को खबर ना हो सकी। अब जाकर PIA को मालूम हुआ है कि साबिक मुशीर हवाबाजी शुजात अजीम की सिफारिश पर PIA के इंतजामी सरबराह बनाए जाने वाले जर्मन CEO बर्न्ड
हिल्डनब्रांड इस तैयारे को अपने साथ लेकर जर्मनी गए थे, जहां उसे एक इजरायली फिल्म की शूटिंग के लिए माल्टा भेजा गया। पीआईए की अंदरूनी तहकीकात में पता चला है कि एयरबस 310 तैयारे की फरोख्त में साबिक सीईओ बर्न्ड हिल्डनब्रांड, जनरल रिजवान अख्तर के भाई डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स एयर कमोडोर इमरान अख्तर और साबिक टेक्निकल कंसल्टेंट हेलमुथ बीच होम्स ने कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां की। हक़ाइक़ और आदाद शुमार में हेर फेर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान ने तैयारी की फरोख्त के इस मामले में कौमी खजाने को 22 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया। इस रिपोर्ट और FIA की तरफ से तहकीकात शुरू होने के बाद एयर कमोडोर इमरान अख्तर खान, जो डेप्यूटेशन पर PIA में काम कर रहे थे, वापस पाक फजाइया चले गए। साबिक कायम मुकाम CEO बर्न्ड हिल्डनब्रांड, जिनका नाम FIA की इंक्वायरी की वजह से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था, इसके बावजूद उन्हें चंद हफ्तों के लिए अपने मुल्क जाने की इजाजत दी गई और वो इंक्वायरी का सामना करने के लिए आज तक वापस नहीं आए। और अब दुनिया की तारीख के इस मुनफरिद स्कैंडल को दबाने और मुल्ज़िमान को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। असद उमर साहब, सबसे पहले तो कैन यू बिलीव दिस? मुझे समझ नहीं आती हालात देखे कि रोया जाए या हंसा जाए। PIA की जो अभी हालत है वो तो खराब है ही है। 40 अरब रुपए का खसारा हुआ इस साल। जहाँ से जरदारी साहब छोड़ के गए थे, 4.5 साल की तकरीरें, फीते, एडवाइजर, चेयरमैन बदलने, CEO बदलने के बाद वही खड़े हैं। लेकिन जो उससे भी ज्यादा जिसके ऊपर गुस्सा आता है, इसहाक डार साहब ने एक बिल लेके आए थे PIA का, अगर आपको याद हो, बड़ी धुआंधार, उसके ऊपर जॉइंट सेशन, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, मैं भी उसका हिस्सा थी। उन्होंने उसके सामने एक पूरा प्लान प्रेजेंट किया गया, जी हम ये करेंगे और हम टर्न अराउंड करके रख देंगे PIA को। पिछले हफ्ते कायमा कमेटी कैबिनेट की जो है वो PIA हेडक्वार्टर्स गई हुई थी और वहां पे PIA के ऊपर खुसूसी इजलास था। मैंने वहां पे पूछा उनके CEO से, और जो नई लीडरशिप वहां पे आई हुई है, कि ये 18 महीने पहले जो प्लान बनाया था, उस प्लान की इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस आप नहीं दिखा रहे, वो कहां है? तो पता चला कि उस पे तो एक कदम भी नहीं उठाया गया। एक तो ये ना कि मेहनत करें और उसके बाद हल ना निकले, आप कुछ करें ही ना, इसको छोड़ दें PIA को। ये तो शायद खाकान नए वजीर आजम का ये तो एक्सपर्टीज है ना, ये एयरलाइन। मियां नवाज शरीफ का फैमिली का बिजनेस क्या है? 3 नस्लों से स्टील, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनती इदारा स्टील मिल 2.25 साल से बंद पड़ा हुआ है। आज हमारी कायमा कमेटी ने मुश्तरका तौर पे तमाम मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स समेत ये फैसला किया है कि NAB को रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि जरूर कोई मिली भगत है, कोई पैसा बना रहा है स्टील मिल के बंद होने की वजह से, कि 2.25 साल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती असासा बंद पड़ा हो और कोई फैसला ही ना हो सके। राइट सर, स्टील मिल का मामला यकीनन मौजूद है, लेकिन एक तैयारा गायब हो गया। आपने बड़ी मेहनत से बड़े सिलेक्ट करके रखे थे अपने CEO, कोई एक्शन नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी? क्यों एक्शन नहीं होगा और कैसे कर हो सकता है कि ना हो, जब पहले वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का नाम आया, वो एक्शन ही का हिस्सा है। और यकीनन इस पे चले गए वो, ये रिपोर्ट किया जी चले गए अगर उसके बाद, तो ये भी सवालिया निशान है। और अभी आप ही ने दिखाया, बहुत सारे और अहबाब के भी नाम आया जो उसके सामने, वो नाम भी तभी आ सके हैं जब तहकीकात उस तरफ चली हैं। और यकीनन इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसके ऊपर ऐवान में भी 2 दिन मुसलसल बात हुई और हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि बिल्कुल जो भी इसके मुल्जिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तैयारा तो वापस ले आना, दिसंबर से आपका एक तैयारा बाहर है, वो आएगा नहीं वापस पाकिस्तान? मेरी मालूमात के मुताबिक त्यारा वहाँ खड़ा रहने से जो एयरपोर्ट के वो आपको पार्किंग के और दूसरे चार्जेस वो लिटिगेशन हुकूमत की उनके साथ चल रही है, खतो किताबत वो रिजॉल्व करके। ये गलत है, इट्स ऑलमोस्ट, मुझे यकीन नहीं आता सुन के कि वो कह रहे हैं पार्किंग के चार्जेस तैयारे की कीमत से ज्यादा हो चुके हैं। बहरहाल वो जिस तरह बैनुल कौमी मामलात मुल्क आपस में करते हैं वो हल करके और इसे इंशाल्लाह वापस लाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो वापस ना सके। जो एक मिनट 2 बातें एसएस साहब ने की, मुझे जवाब दे लेने दें। नहीं, पहले मुझे जवाब देना जी, पहले मुझे PIA का हमने किया, हम वो बिल लेके आए और हम ये चाह रहे थे कि प्राइवेट इन्वेस्टर इसके अंदर आए और इसमें पैसा भी आए और ये आगे बढ़े। उसके बाद आपको याद होगा कराची में हड़तालें हुई, इन्वेस्टर्स उठा के सारा फ्लीट ही ले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपके टेलीकॉम सेक्टर में मुकम्मल करने चौधरी साहब मैं बताता हूँ। टेलीकॉम सेक्टर में आए और उससे बेहतरी हुई टेलीकॉम सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि बेहतरी नहीं हुई। इसी तरह हम इसके अंदर जेनकोस के अंदर भी
लाना चाह, डिस्कोस के अंदर लाना चाह रहे हैं। बिजली के कारखाने लगाने में प्राइवेट इन्वेस्टर आए, उसमें भी बेहतरी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। PIA के अंदर दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसके अंदर जो पुराने आपके अच्छे रूट्स हैं उनको बहाल करना, बिल्कुल, लेकिन पैसा बहुत चाहिए नए जहाज़ खरीदने के लिए। आपका बजट, आपके पास पैसे कितने हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा ये ख्याल था कि हम इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के, शेयर्स इसके बेच के, सरमाया आके, और फिर आगे इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ के यूनियंस की हड़तालें और दूसरे मामलात की वजह से उसको पेंडिंग करना पड़ा कि हुकूमत उनके साथ बैठे, हुकूमत उनके साथ बैठे और इसको अच्छे तरीके से आगे वे फॉरवर्ड इसका लेके चले। स्टील मिल का भी बैन ही मामला है। मैं जरा PIA की आपको वजाहत कर दूं, मैं PIA की वजाहत कर दूं। वो बिल जो हुकूमत लेके आई थी वो सबकी मर्जी के साथ, मुशावरत के साथ पास हो गया। PIA प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, PIA A और B हो गया। जो नए जहाज लेके आने थे, डार साहब ने कहा था मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए जो अपने जहाज लेके आएगा, उसका अप्रूवल दे दिया गया। चौधरी साहब को शायद किसी ने बताया नहीं है, जो डार साहब चाहते थे वो सब फैसले हो गए थे। मुझे सारा पता है, वो सारे फैसले हो गए थे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, फैसले हो गए, फैसलों से आगे भी आपने चलना है। फिर अब ये मामला कहाँ से हो गया? ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है कि जहाज गुम हो गया। नॉट एट ऑल, किसने क्या नॉर्मल बात है? इतने बड़े लोगों के ऊपर अगर बात आ रही है तो मुझे भी याद है कि PMLN बहुत ज्यादा इतराज करती थी पीपल्स पार्टी के ऊपर कि आपने क्या हाल कर दिया है PIA का। अब आपका क्या ख्याल है, आपने ज्यादा बुरा हाल किया था या इन्होंने ज्यादा बुरा हाल किया है? अच्छा फ्रिया, पहले तो ये कोई जो तैयारा गायब हुआ है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अनहोनी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब तैयारा गायब, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कोई बैग में डालकर ले जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले एक और अनहोनी भी हुई है। पाकिस्तान रेलवे का एक इंजन गायब हुआ था और वो बाद में पता चला कि इत्तेफाक फाउंड्री में वो भी गल सड़ गया है, वो वहाँ पे ढाल लिया गया था। सो ये इस चीज़ के माहिर हैं, इनके लिए कोई ये तैयारे को गायब करना कोई नई चीज़ नहीं है। अब सिंपल सादा बात है कि ये कहते थे कि हम कोई इंतज़ार नहीं करेंगे, हमारे पास तो एक्सपर्टीज़ हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम इन इदारों को ऐसे चुटकी भर में ठीक कर देंगे। अगर आप देखें PIA पहले से बिल्कुल बर्बादी की तरफ गई है और PIA का कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अगर आपने एविएशन डिवीजन बनाया है, असद उमर साहब इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो एक आम वर्कर हूँ, अगर आपने एविएशन डिवीजन बनाया है, सिविल एविएशन के पास पैसे मौजूद हैं आपके पास और PIA के पास नहीं है। आप एविएशन डिवीजन एक बना दिया है, एक इदारे से उठाकर आपने कर्जा लेकर उनको कहें भी भाईजान ये जहाज़ खरीद लें, हमारे पास पैसे पड़े, उसके जहाज़ खरीदें और जहाज़ खरीद कर हमें वापस करते रहें। लेकिन एविएशन डिवीजन बना दिया है, वो इसलिए बनाया है कि उसमें नया तमाशा करना था। एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसको 36 अरब से उठाकर 125 अरब पे ले गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट जिसको बेचने जा रहे हैं, क्योंकि आज फिर वापस इन्होंने, पहले हमने शोर किया तो वो इश्तिहार वापस ले लिया, नया इश्तिहार फिर दे दिया, आप बेचने जा रहे हैं क्योंकि आपने बंदे खड़े कर लिए हैं। एक तुर्की में बंदा खड़ा कर लिया, एक कतर का, एक चाइनीज़ कंपनी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, आप तीनों उनको बेचने जा रहे हैं, बंदे अपने बेचने नहीं बल्कि खरीदने जा रहे हैं। आप 70 अरब का फिर 74 अरब का लाहौर में एक्सटेंशन आप कर रहे हैं। सो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन चूंकि ये कहते थे, अब रेलवे की है, रेलवे के हम मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट दौर से हम इकट्ठे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब, लेकिन रेलवे की हालत पहले से बुरी हो गई है। स्टील मिल की हालत, स्टील मिल बिल्कुल बंद कर दी है, उस पर नज़र है, उसकी जो 31,000 एकड़ ज़मीन है उस पर, एयरपोर्टों पे नजर है, कराची का, कराची की जमीन पे नजर है। छोटी सी बात, इसलिए ये चीजें पहले से हर चीज इन्होंने तबाह कर, एक खसारे वाले इदारे में आज भी मुल्क और कौम उसको भुगत रही है। जी जी, ये भर्ती करके बिल में भी भर्तियां करके आज भी ऐसे कभी नहीं, दुनिया की किसी एयरलाइन में नहीं है। जी हम ठीक करेंगे, कोई एयरलाइन नहीं है जहाँ 200-250 से ज्यादा लोगों, 500 से ज्यादा लोग ये भर्ती करके गए। जी हमने रेलवे को ठीक किया। कौन सा इदारा है जिसको ठीक किया? आप जवाब देने चौधरी साहब मुझे हमने रेलवे को ठीक किया, ये सर जी एक सेकंड, आपने ठीक किया, आदादो शुमार उठा के देख लें, उसी ये जिसकी मैं पार्लियामान की कमेटी की बात कर रहा हूं, ये उसके सामने पेश किए गए थे। जिस दिन पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत शुरू हुआ था और जिस दिन खत्म हुआ, उसमें कुल मिला
बैक। पीआईए का मसला ना पीपल्स पार्टी हल कर सकी ना पीएमएलएन। ये सवाल मैंने पीपल्स पार्टी से किया था, आपसे भी दोहरा लेती हूँ कि कंपैरेटिवली हु डिड बेटर और वर्स? बहुत ज़्यादा तफसील में जाने का टाइम नहीं है, लेकिन आप सिर्फ सादा मैं आपको ये बता दूं कि उनके पीपल्स पार्टी के जो आखिरी साल था उसमें 40 अरब रुपए का नुकसान था, और इस साल भी 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब पीपल्स पार्टी का आखिरी साल था तो $110 का तेल था, और तेल जो है ज़ाहिर है बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी एयरलाइन के खर्चों के अंदर, और अब $52 का पिछले साल औसतन तेल था, तो आधी से ज़्यादा तेल की कीमत कम रहेगी, खसारा वहीं का वहीं है, तो उस लिहाज से इधर भी ज़्यादा है। लेकिन जो मैं अहम बात करना चाहता हूँ ना, एक मुस्लिम लीग नून का जो नजरियाती मसला है, इनको जो खटकता है ना मजदूर, आप इनसे बोले स्टील मिल का नुकसान क्यों होगा जी, मजदूर ज्यादा है, पीआईए का नुकसान क्यों होगा, मजदूर ज्यादा है। किसी को भी मैं चैलेंज करता हूं, मैं कमेटीज के अंदर बैठ के तफसीली प्रूव करने को तैयार हूं। कोई भी अगर मेरे साथ बैठ जाए, ना स्टील मिल का खसारा मजदूरों की वजह से था, ना पीपल्स पार्टी का खसारा मजदूरों की वजह से है, पीआईए का पीपल्स पार्टी का खसारा शायद हो मजदूरों की वजह से, पीआईए का नहीं है। हमें तो खसारा वैसे मजदूरों की वजह से नून का, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग नून का वो नजरियाती, उनके हुक्मरान कम से कम फैमिली का जो है वो नजरियाती झुकाव जो है ना, वो नजर आता है कि उनको खटकता है कि ये मजदूर को नौकरी क्यों मिली है। ओके, आई विल लेट यू आंसर दैट। चौधरी साहब, क्या वजह क्या है? पीआईए का मसला है क्या, कोई हल नहीं कर सकता? फ्रिया जी, फ्रिया, दो बुनियादी चीजें मुझे कहनी है। एक, बुनियादी तौर पर पीआईए की बर्बादी के जिम्मेदार मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। ये जब उसके चेयरमैन थे तो इन्होंने ओपन स्काई पॉलिसी दी थी, जिसकी वजह से आपने दूसरी बड़ी एयरलाइंस को लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से आपने ट्रैफिक उठाने दी, और उसी पीआईए ने एक बच्चा दिया एयर ब्लू की सूरत में। अब वो तो प्रॉफिट कमा रहा है और पीआईए को आपने बर्बाद कर दिया। मुझे कोई दुनिया की एयरलाइन, आप जरा मुझे किसी को कहें कि लंदन से आपको कोई ट्रैफिक उठाने दे, नहीं कोई उठाने देगा। दुनिया के किसी बड़े एयरपोर्ट से आपको कोई ट्रैफिक नहीं उठाने देगा। जब इन्होंने ये ओपन स्काई पॉलिसी दी, और आज भी 30-30, 40-40, अभी इन्होंने रखा है 30 लाख पे एक डायरेक्टर रखा है, 40-40, 50 पे 1300 लोग रखे हैं। इस कह रहे हैं कि मजदूर ज्यादा हैं या लोग ज्यादा, 1300 लोग रखे हैं, और उनमें से मेजॉरिटी वो है जो बड़ी तनख्वाहों पे इन्होंने रखे हैं। सो ये तबाही की जिम्मेदार जो इस वक्त ये कह रहे थे कि हम तो उठाकर ले आएंगे जी, वो उसका प्रॉफिट में चल रहा है और ये खसारे में चल रहा है एयर ब्लू। सो इनका असल इशू ये है, असल इशू ये है, 1 मिनट मुझे दीजिए, ये सारे इदारों को तबाह करके, प्राइवेटाइज करके ये खुद खरीदना चाह रहे हैं, अब तो ये बेचना भी नहीं चाह रहे। और ये 72 इदारे हैं जिन्होंने इनको और 35 जो है वो फास्ट ट्रैक पे डाले हुए हैं, वो 35 खरीद लेंगे तो ये मुल्क पे अमलन कब्जा कर लेंगे। बड़ा काम है। ठीक सर, आपने कंपैरेटिव स्टडी भी सुन ली। पीपल्स पार्टी को आप बड़ा तनकीद करते थे, आपका उनसे बुरा हाल है इस नहीं, पीपल्स पार्टी से अल्लाह ना करे बुरा हाल हो किसी का, ना ही कामों में। नहीं देखें, एक पीआई नहीं, ओवरऑल गवर्नमेंट को जब आप जज करते हैं सारे मामलात को देखते हैं। अभी ये कहा गया कि जी हम मजदूर दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। हमारे आने से मुल्क के अंदर मजदूरी के जो रास्ते वो ज्यादा खुले हैं। जब आपके पास जी कैसे आप लगा लें कि आपका पीएसटीपी कितना था जब पीपल्स पार्टी थी, उसी से तरक्याती काम होते हैं, उसी से मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वहां पे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वहां पे लोगों को काम मिलता है। ऐसे तो नहीं है कि उसके बगैर सब कुछ हो जाता है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी अभी बात कर रहे थे जो साहब की जी मिलें बंद हैं, मिलें बंद थी इनके दौर में जब आपको रोज मजदूर एहतजाज करते हुए नजर आते थे, जब फैसलाबाद की सड़कें बंद होती थी, जब वहां टायर जलाते थे। आज मुझे बता दें कि कसूर के अंदर, ये अभी इन्होंने बात की, ये बता दें कसूर की बात की, फैसलाबाद के असद उमर साहब ने बात की, सब कारखाने चल रहे हैं और हमने तो पिछले 3 साल से बिल्कुल बिला तातुल बिजली दी। अगर नहीं चल रहे तो जरदारी साहब के दौर में अगर मजदूर बाहर थे तो आज क्यों नहीं है?